आप सभी दोस्तों का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। अब तक हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीख चुके हैं। ऑफर की डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने ऑफर की डेफिनेशन नहीं की है तो आओ एक बारी हम ऑफर के कंसेप्ट को थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि ऑफर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है और एग्रीमेंट के लिए की शुरुआत कैसे होती है? ऑफर से शुरुआत होती है। ऑफर बोल लीजिए या प्रपोजल बोल लीजिए, एक ही बात है। तो ऑफर से शुरुआत होती है। तो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ ऑफर, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ प्रपोजल या ऑफर एक ही बात है। ऑफर या प्रपोजल में फर्क नहीं है। is defined as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a offer. जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करे, सिग्निफाइज। आइए थोड़ी सी गहराई से पढ़ेंगे बेटा। When one person signifies his willingness, तो आइए ऑफर की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करें। When one person signifies का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। When one person signifies to another his willingness, जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस बताए, his willingness, right? When one person signifies to another his willingness, right? अब ये willingness मतलब चाहत किस काम के लिए? Either to do something or not to do something, right? या तो कुछ करने के लिए to do something और to abstain from something, abstain from something, यानी not to do something और to abstain means not to do something. abstain का मतलब not to do something. अब इस कम्युनिकेशन का, ये जो कम्युनिकेशन हुआ है इसका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट बेटा। अब कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन हुआ इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है। और वो मकसद क्या है? टू गेट द assent of B, to get the assent of B. When one person signifies to another his willingness, when the person signifies to another his willingness, तो जब एक आदमी दूसरे को अपनी चाहत बताए, किसके लिए? टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और उस कम्युनिकेशन के पीछे एक मकसद होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू गेट द एसेंट ऑफ दैट अदर। तो ये हमने डेफिनेशन में सीखा। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बेटा, ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी ₹4,10,000। आप पेज पर देखिए बेटा, शाबाश।
A offers to sell his bike to B for rupees 10,000. ये तो यहाँ पे आपने ऑफर की दो सेंस देखी, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अगर ऑफर टू डू समथिंग है तो उसे पॉजिटिव ऑफर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि ऑफर क्या है? पॉजिटिव ऑफर है। और जब ऑफर में जब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ नहीं करने का ऑफर करे तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफर है। तो ऑफर की यहाँ दो सेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऑफर कुछ करने के लिए है तो उसे पॉजिटिव ऑफर कहा जाएगा, और ऑफर अगर कुछ नहीं करने के लिए है तो उसे हम नेगेटिव ऑफर कहेंगे। आप देख सकते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पेज पर दिया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हैं बेटा, आपके पेज पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है बेटा। तो A offers not to file suit against B for breach of contract if B pays rupees 25,000 to A. A B को ऑफर करता है कि भाई मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करता अगर तू मुझे 25,000 रुपए दे दे तो। राइट बेटा? तो ऑफर कुड बी अ पॉजिटिव ऑफर, ऑफर कुड बी अ नेगेटिव ऑफर। तो एवरी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पार्टीज। आइए बेटा, ये हाईलाइटेड पैराग्राफ बेटा, मैं जो आपका ये हाईलाइटेड पैराग्राफ है रेड कलर में हम उसे पढ़ रहे हैं। Every agreement or contract requires at least two parties. The person making the offer is known as the offerer, proposer, or promiser, and the person to whom the offer is made is called promisee, offeree. The proposal, when accepted, becomes a promise. शाबाश, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ अच्छे से बेटा। आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ऑफर में वर्ड यूज हुआ सिग्निफाइज। आप ऑफर की लैंग्वेज में सेक्शन 2A की लैंग्वेज में एक यहाँ वर्ड यूज किया गया सिग्निफाइज। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया सिग्निफाइज। शाबाश बेटा। सिग्निफाइज एक वर्ड यूज किया गया बेटा यहाँ पे, और सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये वर्ड, ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर का। अभी आप जल्दी से समझ जाएंगे। अगर शब्दों का यूज किया है तो एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे, और अगर ऑफर अंडरस्टूड है एक पार्टी के कंडक्ट से या सरकमस्टांसिस से या हालात से तो उसे इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे। एक्सप्रेस ऑफर नंबर 1 और 2 टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं बेटा। शाबाश, नीचे आप देखिए, आप नोट कर सकते हैं बेटा एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। एन ऑफर मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड रिटन और स्पोकन। जब आप शब्दों का यूज करेंगे तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहा जाएगा। और इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? एन ऑफर विच इज मेड बाय द conduct of the parties or circumstances of the case is known as implied offer. For example, public telephone booth is an example of implied offer कि आप आके टेलीफोन यूज कर सकते हैं बेटा। एक्सप्रेस ऑफर क्या है? जब आप शब्दों का यूज करें। अब ऑफर, ठीक है, could be further defined as specific offer और general offer। आइए इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे बेटा। शाबाश बेटा। आप बहुत प्यार से मेरी बात को समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरिंग, ऑन द basis of offering, on the basis of offering,
offer could be classified, could be into two क्लासेस। हम दो क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं इसको, या दो कैटेगरी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। राइट, एक को हम बोलेंगे बेटा स्पेसिफिक ऑफर, और एक को बोलेंगे हम जनरल ऑफर। ठीक है बेटा, एक को बोलेंगे हम स्पेसिफिक ऑफर और एक को बोलेंगे हम जनरल ऑफर। व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफरी इज क्लियर टू द ऑफर, जब मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं किसको ऑफर कर रहा हूं, तो उस ऑफर को बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। और जब मुझे ये नहीं पता होता कि मैं अपना ऑफर किसको कर रहा हूं, जब ऑफरी की आइडेंटिटी ऑफरर को, आई रिपीट, जब ऑफरी की आइडेंटिटी ऑफरर को क्लियर नहीं होती, तो ऐसे ऑफर को कहा जाता है जनरल ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। When an offer is made to a definite person, definite person का मतलब यहां बेटा होता है कि जिसकी पहचान क्लियर है। ठीक है, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। डेफिनेट पर्सन का मतलब होता है बेटा यहां पर, ठीक है, डेफिनेट पर्सन का मतलब होता है कि जिसकी पहचान क्लियर है। When an offer is made to a definite person or a class of persons, it is known as specific offer। ठीक है, चाहे अब यहां पर कई लोग, ठीक है, गलत समझते हैं, कई लोगों का कंसेप्ट यहां क्लियर नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि अगर एक आदमी को ऑफर किया जाए तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, और एक से ज्यादा लोगों को ऑफर किया जाए तो वो जनरल ऑफर है। ये कंसेप्ट गलत है। आप सुन लीजिए, आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी। स्पेसिफिक ऑफर ये है बेटा जब आप एक डेफिनेट या जिसकी पहचान क्लियर है या स्पेसिफिक पर्सन को आप ऑफर करते हैं, तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। कुछ किताबों में ये बात गलत लिखी है, मैं किसी का नाम लूं ये बात शोभा नहीं देती बेटा, अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को डाउन करूं यहाँ पर, तो मैं किसी का नाम लिए बिना आपको ये बता रहा हूं कि कुछ किताबों में ये लिखा है कि यदि ऑफर एक आदमी को किया जाए तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, और एक से ज्यादा को किया जाए तो वो जनरल ऑफर है। ये कंसेप्ट गलत है। सही मायनों में कंसेप्ट क्या है कि जब आपको ये पता है कि आप देखो, आज आप क्लास में 25 लोग बैठे हैं यहां मेरे सामने, और मैं आप 25 लोगों को ऑफर कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं किस किस को ऑफर कर रहा हूं, तो मेरे इस ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहा जाएगा या जनरल ऑफर कहा जाएगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किन 25 लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है बेटा। देखो, एक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, एक कंपनी कोई चीज पब्लिक को इशू करती है, तो इसे जनरल ऑफर कहा जाएगा। और कंपनी एक बेनिफिट अपने शेयर होल्डर को देती है, तो इसे स्पेसिफिक ऑफर कहा जाएगा। यानी अगर मैं कुछ लोगों को ऑफर कर रहा हूं और उनकी पहचान मुझे क्लियर है, तो उसे स्पेसिफिक ऑफर ही कहा जाएगा, ना कि उसे जनरल ऑफर कहा जाएगा। When an offer is made to a definite person or a class of persons, it is known as specific offer. It can be accepted only by the person or the specific of the persons to whom it is made. ठीक है बेटा, और the class of persons to whom it is made। अब यहाँ पे
शाबाश, ध्यान देना है। अगर ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है तो केवल वही व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया था। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर कुड बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom द ऑफर वाज मेड। ठीक है, और जनरल ऑफर क्या होता है? व्हेन एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, इट इज नोन एज जनरल ऑफर। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन ऑफ कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पिंक में यहाँ पर अंडरलाइन किया है। When an offer is made to the world at large, it is known as general offer. It can be accepted by anyone by anyone by complying with the terms of the offer. जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी पब्लिक का आदमी, कोई भी पब्लिक जिसको उस ऑफर की नॉलेज हो, ठीक है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करे। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कब करोगे? जब आपको उस ऑफर की नॉलेज है। अगर आपको उस ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम नहीं कर सकते। एक बार एक लड़का था, क्रिसमस का दिन था और सभी लोग, ये इंग्लैंड की, यूरोप की बात है, क्रिसमस का दिन था और सभी लोग पार्टी कर रहे थे। एक लड़का था, उसका नाम था जॉन। जॉन का कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, और वो पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने जीवन चलाता था, अपना रोजगार चलाता था। तो वो इस बात से बहुत दुखी था कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसका कोई अपना उसके पास नहीं है। तो इसने उस दुख में, उस टेंशन में वाइन पीना स्टार्ट कर दिया, लिकर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और थोड़ी देर में वो काफी इंटॉक्सिकेटेड हो गया, उसे बहुत ज्यादा नशा हो गया। तो वो गलती से इंग्लिश चैनल में गिर गया। अब नशे की हालत में उसने तैरना शुरू कर दिया और तैरते तैरते वो इंग्लिश चैनल के दूसरे किनारे पे पहुंच गया। अब क्रिसमस के टाइम पर इंग्लिश चैनल में बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है और जंगली जानवर भी, समुद्री जानवर भी उसमें, मगरमच्छ वगैरह भी होते हैं उस वक्त पर। तो एक संस्था ने एक कंपटीशन रखा हुआ था कि आज जो भी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर देगा उसे 5,000 पाउंड्स का गिफ्ट मिलेगा। अब जैसे ही जॉन ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया तो कुछ लोगों ने उसे कंग्रेचुलेट किया कि तुमने ये जबरदस्त काम कर दिया, अब तुम्हें 5,000 पाउंड्स मिलेंगे। तो जॉन ने पूछा कि मैंने क्या कर दिया, उसे क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का नहीं पता था कि आज इंग्लिश चैनल को पार करने से 5,000 पाउंड्स मिलेंगे। उसने तो उसे एक्सीडेंटली पार कर दिया, क्योंकि जॉन को इस बात का नहीं पता था कि आज इंग्लिश चैनल को पार करने का इनाम 5,000 पाउंड्स है। तो ऑर्गेनाइजर्स ने जॉन को वो इनाम देने से मना कर दिया। जब जॉन को उस इनाम देने से मना कर दिया तो जॉन ने एक केस फाइल किया ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर टू रिकवरी ऑफ 5,000 पाउंड्स। तो कोर्ट ने फैसला दिया ऑर्गेनाइजर्स के पक्ष में, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफर कुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द पर्सन। भाई, आपके पास जनरल ऑफर की नॉलेज होगी तभी तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करोगे। आप ऑफर पर काम तभी कर पाओगे जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हैं। और यहाँ पे बाद में जब हम केसेस को स्टार्ट करेंगे, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के केस को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, जनरल ऑफर के केस में। तो पहले हम फर्स्ट राउंड में कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं और बाद में फिर हम केसेस को भी एनालिसिस करेंगे। जल्दी ही हम केसेस भी स्टार्ट करेंगे।
जब हम केसेस को करेंगे तो जर्नल ऑफर का केस हम डीपली डिस्कस करेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में। तब तक आप क्या करिए कि कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न करिए और इन्हें प्रैक्टिस भी करिए। तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ क्वेश्चंस रेडी है। जिन जिन बच्चों को फर्स्ट असाइनमेंट नहीं मिली वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप इस 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी बन चुकी है अब तक। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। प्लीज आस्क फॉर असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच।